हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके पढ़ाई का रिदम बना रहे, आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। साथ ही साथ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी शुरू किया है और हम लोग एक डेली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे आपका उत्साह भी बना रहता है और आप अपना असेसमेंट भी कर पाते हैं। इसके साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको तमाम स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी का जो दौर है वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, सभी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन इसमें हमें अपने मूल काम को आगे बढ़ाए रखना है, उसके साथ संबंध नहीं तोड़ना है और अपना उत्साह बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी, तो निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम्स ड्यू हैं, वो सारे एग्ज़ाम एक-एक करके लिए जाएँगे और तब शायद आपके पास समय कम होगा तैयारी करने का। इसीलिए आपको मेरी सलाह है कि आप अभी से अपनी तैयारी को सुचारुपूर्ण तरीके से जारी रखें और वो सारे सेगमेंट्स जो आपके कमज़ोर हैं या जिनको आप अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, एक्स्ट्रा समय देके उसको प्रिपेयर कर लें। इससे आपका समय भी कंज़्यूम होगा और आप दूसरे एस्पिरेंट्स की तुलना में काफ़ी आगे भी निकल चुके होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग घर पे होंगे और आपके घर के सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे। तो मैं इसी के साथ आगे शुरू करता हूँ ये क्लास। दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी सेगमेंट अभी शुरू किया है और ज्योग्राफी में हमें भारत का भूगोल पढ़ना है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसका पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय। मैंने एक वीडियो इसका अपलोड किया है मोबाइल एप्लीकेशन पे, पार्ट 1। आज इसी का पार्ट 2 हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट 2 वीडियो है, मेरी गुजारिश है कि इसे देखने से पहले आप हमारा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो इस वीडियो के साथ लिंकेज हैं। तो आप अगर उसको देख लेंगे तो इस वीडियो को लिंक करने में, समझने में आपको थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। और जो पार्ट 1 वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको बेसिकली क्या-क्या बताया, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें मैंने एक तो आपको बताया भारत के नामकरण के बारे में। उसमें मैंने ये बताया कि भारत को कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इन सभी नामों के नामकरण के पीछे एक छोटी-छोटी कहानी है, वो मैंने उस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। दूसरा, विश्व के मानचित्र पर भारत की अवस्थिति कहाँ है, किस गोलार्ध में है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कैसा है, और ये जो विस्तार है इसके कारण अलग-अलग तरीके से क्या प्रभाव पड़ते हैं, चाहे अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत पे तापमान संबंधी या जलवायु संबंधी होने वाले प्रभाव को समझें, या देशांतरीय विस्तार के कारण समय के प्रभाव को समझें। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी में हमने कर्क रेखा की चर्चा की है और कर्क रेखा से भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है। भारत के कई पड़ोसी देश, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सॉरी श्रीलंका तो हमारा जलीय पड़ोसी देश है, लेकिन इधर जो देश है, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन सब के बारे में आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है? उनके साथ हमारी सीमाएँ कितनी लंबी हैं, हमारे देश के कौन-कौन से राज्य इन देशों के सीमाओं के साथ संलग्न हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 विशेष राज्य हैं, जिनकी सांस्कृतिक और जिनकी भौगोलिक जो विशेषताएँ हैं, वो लगभग एक जैसी हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी एक खास विशेषता ये है कि इसका विस्तार 3 अलग-अलग राज्यों में है। तमिलनाडु में 2 स्थानों पर, आंध्र प्रदेश में 1 स्थान पर और केरल में 1 स्थान पर। उसके बारे में भी आपको समझाने का प्रयास किया है और भारत से जुड़े हुए कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको समझाए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों का आकार के आधार पर या उनके जो क्षेत्रफल है, आकार क्षेत्रफल जो भी बोल ले उसके आधार पर उनका रैंकिंग कैसा है वो आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है उसको समझाने का प्रयास किया है। स्थलीय सीमा के आधार पर या जलीय सीमा के आधार पर
सबसे लंबी सीमाएं किसकी हैं इसको समझाने का प्रयास किया है, तो इसीलिए उस वीडियो को आप निश्चित रूप से देख लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो 2 की तरफ और इसमें हम लोग भारत के सामान्य परिचय को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए इसमें जो सबसे पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अभी मैंने आपको बताया कि पड़ोसी देश मैं आपको बता चुका हूँ। तो भारत के जो विभिन्न पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो हमारी सीमा रेखा है, उन सीमाओं में से कई सीमाओं के अलग-अलग नामकरण हैं। उन नामों को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। आप देख रहे हैं हेडिंग दिया हुआ है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा कब कैसे नामकरण हुआ और भारत के साथ किस देश के बीच में इसकी सीमा रेखा है, इन सारी चीज़ों को हम नटशेल में समझने की कोशिश करते हैं, जो प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो पूर्वोत्तर में भी है और पश्चिमोत्तर में भी है। तो जो पश्चिमोत्तर में सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा नहीं कहते, बल्कि जो भारत के उत्तर पूर्व में या पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की जो सीमा रेखा लगती है, उसी को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने घेरा लगाया है। ये अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर जो हमारी सीमा रेखा है चीन के साथ, उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो एक बात तो ये हो गया कि ये भारत के उत्तर पूर्व भाग में अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये जो मैकमोहन रेखा है इसका नामकरण 1914 में 27 अप्रैल 1914 को किया गया और एक शिमला समझौता समझौता के तहत इसका निर्धारण किया गया। मतलब भारत और चीन के बीच शिमला में एक समझौता हुआ और उसी समझौते के तहत इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच भी 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। ये शिमला समझौता अलग है और जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन के बीच ये अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये भारत की आज़ादी से पहले के पहले चीन और भारत के बीच जो समझौता हुआ 1914 में उसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है और इसी में मैकमोहन रेखा का जो नाम है या मैकमोहन रेखा के बारे में सारी चीजें तय की गई। अच्छा, इस सीमा रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया था जिसके कारण इसका नामकरण मैकमोहन रेखा पड़ा। ये समझने की बात है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन की सरकार ने उस समय तो इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, परंतु इसका अनुमोदन नहीं किया, माने इसे अप्रूव नहीं किया। जिसके कारण लगातार चीन और भारत के बीच इस सीमा रेखा पर कई जगहों पे विवाद आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। डोकलाम का विवाद आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा। तो ये मैकमोहन रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कई सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तथा भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा है जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। तो आप सोचेंगे कि दो देशों के साथ एक ही सीमा रेखा कैसे है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन होने के बाद जो पाकिस्तान देश बना, तो पाकिस्तान जो है वो दो भागों में विभाजित था। आप जानते हैं, एक पाकिस्तान भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में यहाँ पे अवस्थित था और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इधर जो बांग्लादेश है, वर्तमान बांग्लादेश, वो पहले पाकिस्तान था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। परंतु आप जानते हैं बाद में ये अलग हो गया और एक अलग देश बना बांग्लादेश के नाम से। तो चूंकि जब देश आजाद हुआ उस समय ये भी हिस्सा पाकिस्तान था और ये जो बांग्लादेश का वर्तमान हिस्सा है वो भी पाकिस्तान था। तो यहाँ पे जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया उन दोनों सीमा रेखाओं का नामकरण क्या हो गया, रेड क्लिफ रेड क्लिफ रेखा हो गया। और इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया और बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया। एक कमीशन बनाया गया भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिसाइड करने के लिए जिसे बॉर्डर कमीशन कहा जाता है और इसी बॉर्डर कमीशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया। क्योंकि इस बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इसीलिए सीमा रेखा इसका नामकरण रेडक्लिफ रेखा पड़ गया। यानी रेडक्लिफ के नाम पे रेडक्लिफ रेखा इसको कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि बॉर्डर कमीशन के द्वारा हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर भारत का विभाजन दो भाग में किया गया, एक पंजाब के हिस्से का और दूसरा बंगाल के हिस्से का। जो पंजाब का हिस्सा था वो भारत और मूल पाकिस्तान और जो बंगाल का हिस्सा था वो भारत और पूर्वी पाकिस्तान बना के बीच का हिस्सा बना।
जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये एक जरूरी बात है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे वीडियो की ओर। इसी तरीके से तीसरे स्लाइड की ओर, इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच भी एक सीमा रेखा है। अफगानिस्तान की बहुत छोटी सी सीमा भारत के साथ लगती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा रेखा का भी निर्धारण करता है। तो भारत का जो पीओके का हिस्सा है और अफगानिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो बॉर्डर है उसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो बड़ा सा बॉर्डर, ये जो लाइन आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसे भी डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 12 नवंबर 1893 में मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा किया गया। मॉर्टिमर डूरंड और ब्रिटिश भारत व अफगानिस्तान के बीच, मतलब मॉर्टिमर डूरंड ने किया, ब्रिटिश भारत उसमें जो ब्रिटिश ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच जो इसका निर्धारण किया गया। इन्हीं डूरंड के नाम पे इसका नामकरण डूरंड रेखा किया गया। तो ये बात ध्यान में रखना है, मॉर्टिमर डूरंड के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया। तो आपने देख लिया, मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रेडक्लिफ रेखा, और मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, बाद में पाकिस्तान अलग हुआ तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इसी सीमा रेखा का जो बॉर्डर है वो बना रहा। अब दोस्तों, कई बार आपके सामने कई सारे शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द आता है पीओके, एक शब्द आता है अक्साई चीन। आप देखिए, पीओके, अक्साई चीन, एलओसी, एलएसी, ये सारे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पीओके है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, आप जानते हैं। तो ये पुराने वाले मैप से लिया गया है, फिर भी आप यहाँ से समझ जाएंगे। तो ये जो हिस्सा आप यहाँ से यहाँ ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है ये पीओके का है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है। अब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है क्या? वास्तव में ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया हुआ है, इसीलिए इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इस पे पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर वाले हिस्से में कब्जा किया हुआ है। भारत की आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में जो पाकिस्तान के स्थानीय कबायली थे, उन्हीं की सहायता से पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मुजफ्फराबाद यहाँ की राजधानी है, ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आपको ध्यान देना है, आप एक शब्द सुनते हैं एलएसी और एक शब्द सुनते हैं एलओसी। तो यहाँ पे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल की चर्चा करते हैं। तो ये पीओके और भारत के अभी जो शासित हिस्से हैं उसके बीच जो सीमा रेखा है, इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे आप देखिए, चीन के साथ जो हमारा जो भारत का एक लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, उसके एक हिस्से पे चीन ने कब्जा किया। अभी गलवान घाटी का इशू चर्चा में रहा है, तो चीन ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया है। इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये भारत का हिस्सा है। और यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ये पीओके का हिस्सा था, लेकिन इसे 1963 ईस्वी में पाकिस्तान ने चाइना के हवाले कर दिया। इसको बोलते हैं सीडेड टेरिटरी बाय पाकिस्तान टू चाइना। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। यहीं पे आपको एक बात और बता दूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी चर्चा में था। तो अक्साई चीन जो पाकिस्तान चीन ने जो कब्जा किया हुआ है अक्साई चीन वाले हिस्से पे, उसका और भारत के साथ जो सीमा रेखा है, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे एलओसी की चर्चा भी की गई है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और भारतीय भूभाग के बीच अवस्थित सीमा रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ध्यान रखना, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। और इसका निर्धारण 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौते के तहत 3 जुलाई 1972 को किया गया था। 3 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता किया गया, उसी के तहत इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्पष्टता फिलहाल बना रहे कि आपने इस क्षेत्र पे कब्जा किया है, तो यहाँ तक आपका कब्जा है और ये हमारा मूल हिस्सा है। तो ये बात यहाँ पे रही। और इसका पुराना नाम जो है वो सीज फायर लाइन था,
है ना। अब इसको लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इसी तरीके से एलएसी के बारे में आपको बता दूं, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। ये चीन अधिकृत अक्साई चीन और भारतीय भूभाग के बीच की सीमा रेखा है। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद दोनों देशों की सीमाएं जहां पर थीं, उसी के आधार पर इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और इसकी लंबाई 4057 किलोमीटर है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एलओसी एलएसी के बारे में, और पीओके के बारे में भी आपको समझा दिया। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश का जब समुद्र के साथ उसकी सीमाएं सटती हैं, लगती हैं, तो उन देशों को समुद्र के हिस्से में कुछ दूरी तक अलग अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो उन अधिकारों के लिए हम उसकी दूरी को मेजर करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के टर्म्स आपको मिलेंगे। एक मिलता है जिसको कहते हैं टेरिटोरियल सी, है ना, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक जल सीमा। दूसरे को कहते हैं कॉन्टिजस जोन, है ना, संलग्न क्षेत्र। और तीसरे को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये बात थोड़ा सा हम लोगों को समझ लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेरिटोरियल सी के बारे में समझेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 लाइन बनाया गया है, 1 लाइन, 2 लाइन और यहाँ 3 लाइन। ये तीनों लाइन जो है वो टेरिटोरियल सी, कंटिजस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले टेरिटोरियल सी की बात करते हैं। टेरिटोरियल सी कहाँ होता है, जिस जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील जहाँ कहीं भी होगा, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक के हिस्से को समुद्र की ओर, किसी भी देश के तटीय सीमा से, तट से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील की दूरी तक के क्षेत्र को टेरिटोरियल सी कहा जाता है, प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। और इस क्षेत्र में किसी भी देश को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो उनका समुद्री दोहन करे, चाहे उसका सैन्य इस्तेमाल करे, चाहे मछली पकड़ने के लिए करे, चाहे वहां पे किसी प्रकार का और एक्टिविटी करे, सभी प्रकार के एक्टिविटी के लिए 12 नॉटिकल मील तक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो भारत को भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, दूसरा जो है कंटीजियस जोन, संलग्न क्षेत्र, ये 12 नॉटिकल मील से आगे 12 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तट से 24 नॉटिकल मील नहीं बोलेंगे इसको। जहां पे टेरिटोरियल सी की सीमा समाप्त होती है, वहां से आगे 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को कंटीजियस जोन बोलते हैं। ठीक है, 24 समुद्री मील हो गया, यानी शुरुआत से लेके 24 समुद्री मील तक इसकी दूरी हो गई, लेकिन इसका विस्तार कितना है, 12 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, इस क्षेत्र में किसी भी देश को राजकोषीय अधिकार है, यहाँ से आप किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, ड्यूटी कलेक्शन कर सकते हैं, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक्टिविटी कर सकते हैं, तथा आपके देश का जो अप्रवासी कानून है उसको लागू कर सकते हैं, और कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो उस पर आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। और इस 24 नॉटिकल मील से जो आगे की दूरी है 200 नॉटिकल मील तक, यानी आप घटा के देखेंगे तो एरिया 176 नॉटिकल मील बचेगा। इस क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप समझ लीजिए क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका विस्तार संलग्न क्षेत्र यानी 24 नॉटिकल मील से आगे 200 समुद्री मील तक होता है। किसी भी देश को इस क्षेत्र में खनिज संपदा का के दोहन का अधिकार होता है, सागरीय जल शक्ति के उत्पादन का अधिकार होता है, सागरीय जीवों के संरक्षण का अधिकार होता है, इसी प्रकार के और किसी विदोहन का अधिकार होता है, इसके संरक्षण और अनुसंधान से संबंधित अधिकार प्राप्त है। यानी यहाँ पे राजकोषीय अधिकार प्राप्त की है। यानी आप समझ गए, जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी है, देखिए यहाँ पे भी बनाया हुआ है, जिसको हम लोग टेरिटोरियल सी बोल रहे हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। 12 नॉटिकल मील से आगे 24 नॉटिकल मील तक जो संलग्न क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त है और कुछ और अधिकार प्राप्त है। और इससे आगे का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सभी अधिकार प्राप्त नहीं है, राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं है, संरक्षण का अधिकार है, खनिज संपदा का अधिकार है, विदोहन का अधिकार है, जीवों की सुरक्षा का अधिकार है, और सागरीय जल शक्ति के उत्पादन का अधिकार है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब यहीं पे एक प्रश्न आपसे कई बार पूछ दिया जाता है कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.85 किलोमीटर लगभग, ऐसा आप मान के चले 1 नॉटिकल मील होता है। तो आप किलोमीटर में भी उसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में ही मेजर करते हैं। तो एग्जाम में आपसे 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से देखिए,
कुछ और चीज़ों पे हमने यहाँ पे चर्चा की है। भारत जो है उसका विस्तार मुख्य भूमि के अलावा समुद्री क्षेत्र में भी है। आप जानते हैं कुछ हमारे द्वीप समूह हैं जिनको दो पार्ट में बांटा गया है। आप जानते हैं भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिमी भाग में जो समुद्री क्षेत्र है उसे अरब सागर कहा जाता है। तो जो अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ पे जो द्वीप हैं उनको लक्षद्वीप समूह कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनको एक साथ मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ऐसा तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप समूह और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावे हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे और थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मूलतः दो पार्ट में बांट सकते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अब ये जो अंडमान द्वीप समूह है इसमें चार मुख्य अंडमान के हिस्से को बांट सकते हैं। सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, इसको आप देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये उत्तरी अंडमान का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद इससे दक्षिण में आएंगे तो मध्य अंडमान, यहाँ पे आपको दिख रहा है मिडिल अंडमान। इससे और दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे आपको दिख रहा है साउथ अंडमान। और इससे और दक्षिण में आएंगे तो लिटिल अंडमान, यहाँ पे आपको दिख रहा है लिटिल अंडमान। आप मैप पे इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो शुरुआत के तीनों अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और साउथ अंडमान, इनको मिलाकर ग्रेट अंडमान भी कहा जाता है, महान अंडमान भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो अंडमान का विस्तार हो गया। इसी तरीके से आप निकोबार में देखेंगे तो निकोबार को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। जो पहला है सबसे उत्तर में वो है कार निकोबार, देखिए कार निकोबार। उसके बाद जो है वो है लिटिल निकोबार, तो यहाँ पे आप देखिए लिटिल निकोबार। और सबसे दक्षिण में जो हिस्सा है उसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। तो अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको क्या सीक्वेंस मिला, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ देखिए आप सीक्वेंस में आपको ये सारे अंडमान निकोबार के जो मुख्य द्वीप हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो उत्तरी अंडमान है इसमें एक नारकोंडम द्वीप है, आप देख रहे हैं उत्तरी अंडमान के पूर्व साइड में आपको दिख रहा होगा नारकोंडम। नारकोंडम ये मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी परिघटना नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो मध्य अंडमान है उससे आप पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो आपको एक द्वीप दिखेगा जिसका नाम है बैरन द्वीप। देखिए यहाँ पे बैरन द्वीप दिख रहा है, लिखा हुआ ये बैरन द्वीप है। ये मिडिल अंडमान के ईस्टर्न पार्ट में है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूरे भारत में दूसरा कोई सक्रिय ज्वालामुखी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये जो तीसरा है दक्षिणी अंडमान, इसमें अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। ये जो दक्षिणी अंडमान है इसी में यहाँ पे जो है वो पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरी अंडमान से नारकोंडम द्वीप को रिलेट करना है जो मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। मध्य अंडमान से बैरन द्वीप को रिलेट करना है जो भारत के एकमात्र ज्वालामुखी का सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए ग्रेट निकोबार जो है, उसी ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये जो दक्षिणी बिंदु है सदर्न मोस्ट पॉइंट, उसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हालांकि 2004 की सुनामी के बाद ये डूब गया लेकिन ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहीं पे आप समझिए, ये जो अंडमान निकोबार का अंडमान द्वीप है और निकोबार द्वीप है, तो अंडमान द्वीप के उत्तरी हिस्से में यानी इधर साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक द्वीप समूह मिलेगा जिसका नाम है कोको द्वीप समूह। कोको द्वीप समूह, ये कोको द्वीप समूह वास्तव में म्यांमार का हिस्सा है, यहाँ लिखा हुआ है कोको द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार के उत्तरी भाग हिस्से में है। कोको द्वीप समूह ये म्यांमार का हिस्सा है ना। और बिल्कुल दक्षिण में जाएंगे तो ये ग्रेट निकोबार के बाद आपको यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सुमात्रा। तो अगर सीक्वेंस बनाए तो कैसे सीक्वेंस बना, सबसे पहले कोको द्वीप समूह म्यांमार का हिस्सा, फिर अंडमान का उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार का कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और सबसे लास्ट में कौन सा है, सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ और प्रमुख तथ्य देखते हैं, कुछ जो जल संधि वगैरह के बारे में देखते हैं। देखिए जो कोको आइलैंड है और नॉर्थ अंडमान है, इसके बीच में जो जलीय हिस्सा है, यानी इधर द्वीप हो गया इधर द्वीप होगा, इन दोनों द्वीपों को आपस में जो अलग करता है जलीय हिस्सा,
है ना, उसको कोको जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कोको जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है, कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान को। ध्यान रखिएगा, जो जल संधि है या पैसेज है या चैनल है वो लगभग एक ही चीजें हैं। दो जलीय भाग को ये जोड़ता है और दो स्थलीय भाग को अलग करता है। तो यहाँ दो स्थलीय भाग को अलग कर रहा है। ठीक है, कौन सा, कोको जल संधि। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में अवस्थित है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पैसेज है। ये भी एक प्रकार का जल संधि है, छोटा जल संधि, जिसे डंकन पैसेज के नाम से जानते हैं, डंकन दर्रा कहते हैं। डंकन पैसेज किसके किसके बीच है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है। ये बात ध्यान में रखना है। इसी तरीके से जब पूरा अंडमान देखेंगे, या अंडमान समाप्त जहाँ पे हो रहा है लिटिल अंडमान, और जहाँ निकोबार शुरू हो रहा है कार निकोबार, इसके बीच में देखेंगे तो एक जलीय क्षेत्र है जिसको 10 डिग्री चैनल, यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच अवस्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ये ध्यान में रखना है। और ये जो ग्रेट निकोबार है और ये जो सुमात्रा है, इसके बीच का जो जलीय क्षेत्र है इसको ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने 4 ऐसे आपको चैनल या जल संधि या दर्रा बताए, कोको, डंकन, 10 डिग्री और ग्रेट। किसके किसके बीच है, कोको, कोको और अंडमान निकोबार या नॉर्थ अंडमान के बीच आप बोल सकते हैं। डंकन किसके किसके बीच है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज है। 10 डिग्री चैनल किसके इसके बीच बोल सकते हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, या कहिए अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। और ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है, तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच, या कहिए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में अवस्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक है मुख्य लक्षद्वीप और दूसरा है मिनी द्वीप, दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये जो है ये मुख्य लक्षद्वीप का हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे द्वीप मुख्य लक्षद्वीप के हिस्से हैं। और लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जो दक्षिणी भाग में है, जिसे मिनी काय कहा जाता है। और इससे और दक्षिण में आएंगे तो आपको मालदीव देश मिलेगा, एक अलग देश मिलेगा, मालदीव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारे द्वीप आपको दिख रहे हैं, चेटलात है, किल्तान है, कदमत है, अमनी है ना, अमरोत है, चिरियम है, कालपेनी है, सुहेली है, ये तमाम तरह के लक्षद्वीप के ही द्वीप हैं सारे। और इधर मिनिकॉय द्वीप है। वो मुख्य लक्षद्वीप जो है, इसी में देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती यहीं पर है। तो मुख्य लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है, और ये पूरा जलीय क्षेत्र है, तो इसे 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये 8 डिग्री चैनल है, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये 8 डिग्री चैनल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी गलती से लिखा गया है, यहाँ पे ग्रेट चैनल नहीं होगा। हाँ, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल है, तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल होगा। इसको भी ध्यान में रखना है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, मुख्य लक्षद्वीप को और मिनिकॉय द्वीप को। और 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को और मालदीव को। इसी तरीके से आपने देखा 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान को और निकोबार को, या कहिए दक्षिणी अंडमान को, सॉरी लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को। तो ऐसे चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसी से हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत, आप देखते हैं ये भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो है, और यहाँ पे आप देखिए ये श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, इधर जाफना द्वीप है यहाँ पे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो जलीय क्षेत्र है ना, इसको पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किसके किसके बीच है, तमिल, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज जैसा दिख रहा है भारत और श्रीलंका के बीच जुड़ते हुए। इस ब्रिज का नाम एडम ब्रिज है, आपने सुना होगा आदम ब्रिज, एडम ब्रिज। राम सेतु का इसी परियोजना इसी ब्रिज पे चल रही है जिसका निर्माण हो रहा है, तो चर्चा में रहता है ये आदम ब्रिज है। ठीक है,
अब इस आदम ब्रिज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। सबसे पहले ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, कोई परेशानी नहीं है। ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। आप देखिएगा तो इधर मन्नार की खाड़ी अवस्थित है और यहाँ पे जो है पाक जल संधि है, ये पाक की खाड़ी है। ये जो खाड़ी का क्षेत्र है ये पाक की खाड़ी है, तो आप बोल सकते हैं पाक की खाड़ी। ये पाक की खाड़ी है ना। ये पाक की खाड़ी और गल्फ और मन्नार के बीच में अवस्थित है। पाक स्टेट पाक की खाड़ी और इधर जो बे ऑफ बंगाल है उसको जोड़ता है और तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ये तो पाक स्टेट के बारे में हो गया। अभी जो आदम ब्रिज है, ये आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है और ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी को अलग कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो आदम ब्रिज है, इसी आदम ब्रिज पर पंबन द्वीप, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये पूरा पंबन द्वीप है। तो पंबन द्वीप किसका हिस्सा है? आदम ब्रिज का हिस्सा है। और इसी पंबन द्वीप पर यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जिसको रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। तो रामेश्वरम का है पंबन ब्रिज पर, तो आपको ध्यान रखना है। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। इसी आदम ब्रिज का एक पार्ट पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम नाम का जगह अवस्थित है जो बहुत पॉपुलर है, आप सब लोग शायद नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की ये थोड़ा सा कुछ चीजें टाइपिंग मिस्टेक हो गई हैं, तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो भारत की जो जलीय सीमा वाले देश हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका भारत के जलीय भाग के साथ संलग्नता है? तो अरब सागर में देखिएगा तो मालदीव, और मालदीव लक्षद्वीप के साथ इसके बीच में 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, जो अभी आपको मैंने पीछे बताया था। इसी तरीके से आप बंगाल की खाड़ी की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ आपको म्यांमार मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा और इंडोनेशिया मिलेगा। म्यांमार के साथ हमारी स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। स्थलीय सीमा हमने पढ़ा है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में। जलीय सीमा कहाँ लगती है? कोको आइलैंड, अभी आपको बताया था। कोको आइलैंड जो है और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको स्ट्रेट है, तो कोको आइलैंड म्यांमार का हिस्सा है, तो यहाँ से हमारी संलग्नता हो गई। श्रीलंका के साथ हमारी संलग्नता है, तो इसको पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, आदम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी, ये सारा देख रहे हैं, ये इनके बीच में अवस्थित है, भारत और श्रीलंका वाले हिस्से के बीच में। और इसी तरीके से इंडोनेशिया के साथ आप जानते हैं सुमात्रा, जो अभी हमने देखा था, वो ग्रेट चैनल के साथ अलग होता है, तो हमारी संलग्नता इंडोनेशिया के साथ भी है। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। और थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे है उसको कंसीडर नहीं करना है, वो आपको देख के पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा और तमाम इसी तरह की जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।